वेलकम टू द कॉर लॉ क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं समन्स के बारे में, जो कि ऑर्डर 5 ऑफ सीपीसी में दिए गए हैं। तो तो अगर हम समन के मीनिंग की बात करें तो डेफिनेशन क्लॉज में समन की डेफिनेशन ही दी गई। तो जनरली मीनिंग इसका ये होता है कि ये एक इंटीमेशन की तरह काम करता है। इंटीमेशन दी जाती है दूसरी पार्टी को, ठीक है, जो भी अपोजिट पार्टी है, कि आपके अगेंस्ट ये कोई लीगल एक्शन लिया गया है कोर्ट में। तो आपको हम नोटिस दे रहे हैं कि आप इस दिन को, फलाना दिन को, इस डेट पे, यहाँ पे, इस वाली कोर्ट पे आपको अपीयर होना है, इस जगह पे, और अपना पक्ष सामने रखना है। तो एक इंटीमेशन टू अपोजिट पार्टी है, जिससे उसको पता चलता है कि उसके अगेंस्ट क्या लीगल एक्शन लिया गया है। तो इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो सबसे पहले तो ये कि पर्सन को बताया जाएगा कि आपके अगेंस्ट क्या लीगल एक्शन लिया गया है, ठीक है। यही मेन मोटिव होता है, उसको इन्फॉर्म करना, कोर्ट बता सके उस पर्सन को, ताकि डिफेंडेंट अपने आप का पक्ष सामने रखे, अपना डिफेंस तैयार करे, ठीक है। अपनी उसकी भी सुनवाई होनी चाहिए। एक हमारा नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है ऑडी अल्ट्रम पार्टम, कि जब भी आप किसी भी चीज़ की बात करते हो, आपके पास कोई कंप्लेंट आती है, प्लेंट आती है, कुछ भी होता है, तो आपको ब्लाइंडली उस पर्सन को उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। आप दूसरी पार्टी को भी बुलाओगे और उसका भी पक्ष सुनोगे, ठीक है। दोनों पार्टीज को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। ऑडियो अल्ट्रम पार्टम का मतलब क्या है? नो पर्सन शुड बी अनहर्ड, नो पर्सन शुड बी कंडेम्ड विदाउट बीइंग हर्ड, ठीक है। तो किसी को भी बिना सुने नहीं भेजा जाएगा, उसकी बात को भी सुना जाएगा, ठीक है। तो दूसरा क्या है? इट फर्दर हेल्प्स इन फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। हमारा क्या बात करता है कि फेयर ट्रायल होना चाहिए। फेयर ट्रायल कब होएगा? जब एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। प्रॉपर प्रोसीजर क्या है? प्लेंट अगर दायर होती है, देन प्लेंट के बाद समन होता है, समन के बाद रिटर्न स्टेटमेंट होती है, ठीक है। तो फिर ट्रायल आगे चलता है। तो पहले इन चीज़ों को फॉलो करो आप। दूसरा क्या है कि समन हम विटनेसेस को भी दे सकते हैं, ठीक है, कि विटनेसेस प्रेजेंट हों कोर्ट में और अपना पक्ष सामने रखें। और अक्यूज्ड को समन किया जाता है, यस किया जा सकता है, ठीक है, टू प्रोड्यूस नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा समन हम करते हैं पर्सन को बुलाने के लिए, दूसरा पर्सन को कहें कि आप डॉक्यूमेंट्स भी अपने साथ लेके आओ। जो जो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट को इंस्पेक्ट करने हैं, ठीक है, कुछ भी देखने हैं, वेरीफाई करने हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी मंगवा सकती है, ठीक है, कोर्ट। तो ये हमारा समन का ऑब्जेक्टिव रहता है। तो सेक्शन 27 की बात करें तो समन्स टू डिफेंडेंट की बात करता है। तो इसमें हमने ना सेक्शंस पढ़ने हैं, सेक्शन 27 टू 32 ये पढ़ेंगे हम। ये हमें सब्सटेंटिव पार्ट बताएगा, समन कैसे सर्व होएंगे, ठीक है, क्या प्रोसीजर रहेगा, टू होम, ठीक है, कैसे कैसे मोड्स हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें, प्रोसीजर की चीज़ें ऑर्डर 5 में बताई गई हैं, ठीक है। तो सेक्शन 27 हमें क्या बताता है? समन टू डिफेंडेंट। समन सबसे पहले किसको सर्व किए जाते हैं? जैसे ही कोई प्लेंट आती है, कोर्ट इंटीमेशन देना चाहता है किसको? डिफेंडेंट को, तो वो समन भेजेगा डिफेंडेंट को, ठीक है। कब भेजेगा? वेयर सूट हैज़ बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड। सूट जब ड्यूली इंस्टीट्यूट हो चुका है। ड्यूली इंस्टीट्यूटेड का मतलब क्या होता है? मतलब जब हम कहें कि प्लेंट आ गई तब भी उसको ड्यूली इंस्टीट्यूटेड मानेंगे? नहीं, प्लेंट को ड्यूली इंस्टीट्यूटेड नहीं मानना जैसी प्लेंट दायर होगी। मीन्स केस नंबर मिलने से पहले पहले, ठीक है, रजिस्टर होने से पहले पहले प्रॉपर एक स्क्रूटनी तैयार की जाएगी कोर्ट के द्वारा। मीन्स देखा जाएगा कि इसने क्या किया है, प्रॉपर प्लेट में कॉज ऑफ एक्शन है जो डिस्क्लोज किए हैं, ठीक है। दूसरा क्या, ये अपनी जूरिसडिक्शन में ही डाला है, इसने बाहर तो नहीं है, लिमिटेशन पीरियड के अंदर ही डाला है, ठीक है। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की जो आइडेंटिटी है वो जेन्युइन है, ठीक है, कोई फेक पर्सन तो नहीं है। इसके अलावा जो भी रिलीफ है, ठीक है, वो दे सकती है क्या कोर्ट? कौन कौन से इसने रिलीफ मांगे हैं, क्या इसमें कोई इश्यूज फ्रेम हो सकते हैं? और प्लेंट के जो भी प्रोसीजर होता है कि ये प्रॉपर साइंड है, ठीक है, वेरीफाइड होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। प्रॉपर कोर्ट फीस इसने पे की है, तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद रजिस्टर किया जाता है प्लेंट को, तो उसको कहा जाता है ड्यूली इंस्टीट्यूटेड। मियर प्रेजेंटेशन इज नॉट इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये आप लिख लो। मियर प्रेजेंटेशन ऑफ सूट इन अ कोर्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ड्यूली इंस्टीट्यूट हो गया। इट इज़ नॉट ड्यूली इंस्टीट्यूटेड। ये ड्यूली इंस्टीट्यूटेड कब माना जाएगा? ये जब कोर्ट इन सारी चीज़ों को, स्क्रूटनी को अपना कंप्लीट करेगी, ठीक है, चेक करेगी कि कोई भी, अगर कोई भी गलत चीज़ है, जुरिस्डिक्शन के बाहर है, लिमिटेशन पीरियड के बाहर है, तो उसी टाइम ही वो बंद हो जाता है, ठीक है, आगे जा ही नहीं पाता है।
तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ड्यूली इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा। तो सूट कब ड्यूली इंस्टीट्यूटेड हो गया है, ठीक है, तब क्या किया जाएगा, समन में बी इशू टू द डिफेंडेंट। तब इशू किया जाएगा डिफेंडेंट को जब सूट इंस्टीट्यूटेड हो गया। क्यों किया जाएगा कि आप कोर्ट में आओ, अपीयर हो और अपनी क्लेम का आंसर दो, ठीक है, अपीयर होने के लिए और अपना डिफेंस तैयार करने के लिए। एंड मे बी सर्व्ड इन मैनर प्रिस्क्राइब्ड, कोई भी मैनर हो सकता है, ठीक है, ऑन सच डे नॉट बियॉन्ड 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। मैनर कौन सा होएगा ऑर्डर 5 में बताएगा, और ये कितने दिनों के बीच बीच आना होता है, ठीक है, ऑन सच डे नॉट बियॉन्ड 30 डेज, 30 डेज, 30 दिन का टाइम पीरियड दिया गया डिफेंडेंट को अपीयर होने का। फ्रॉम ये 30 दिन कब से माने जाएंगे, फ्रॉम डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, इंस्टीट्यूट हुआ है जब, नॉट प्रेजेंट हुआ है, प्लेट की डेट नहीं, जब इंस्टीट्यूट हो चुका है सूट, ठीक है। तो 30 डेज से हम यहाँ से काउंट करेंगे कि डिफेंडेंट आएगा और अपीयर होएगा और अपना डिफेंस लेके तैयार करेगा, जो भी कोर्ट में उसको सबमिट करवाएगा, ठीक है। तो इस टाइम पर ये 30 डेज है जो, इसको क्या एक्सटेंड भी किया जा सकता है, तो यस इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो कैसे एक्सटेंड किया जाएगा, तो ये हमारा केस है, मान लो ऑर्डर 5 में बताया गया वैसे एक्सप्रेसली, वो हम वहीं पे देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए देखते हैं इस दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा है। अगर मान लो कोई भी डिस्प्यूट सेटल हो रहा है कोर्ट के बाहर, मान लो आर्बिट्रेशन में गया है, मेडिएशन सेंटर में गया है, कहीं पे भी गया है जहाँ पे लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है पार्टीज का, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारी पॉसिबिलिटी कि सेटलमेंट ही हो जाएगी, तो रिटर्न स्टेटमेंट शायद ना ही फाइल करनी पड़े, तो यहाँ पे डिले हो सकता है फाइल करने में। तो इस वजह से कोर्ट क्या कर सकती है, अपनी इनहेरेंट पावर यूज करके इस टाइम लिमिट को बढ़ा भी सकती है, ठीक है। सेक्शन 31 समन टू विटनेसेस की बात करता है, यहाँ पे सेक्शन 27 क्या बात करता है, समन टू डिफेंडेंट, और ये हमारा सेक्शन 31 समन टू विटनेसेस की बात करता है। तो विटनेसेस को समन देने के लिए क्या प्रोविजंस फॉलो की जाएंगी, 27 की, 28 की, 29 की प्रोविजंस यही, जैसे कि सूट ड्यूली इंस्टीट्यूटेड हो गया, अब उसको डिफेंडेंट को यहाँ पे कहा था, यहाँ पे विटनेस को समन सर्व किया जाएगा, अपीयर हो, आंसर करो और जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोड्यूस करो। अप्लाई टू समन टू गिव एविडेंस, एविडेंस देने के लिए या डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए या कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, तो समन किया जा सकता है विटनेस को। सेक्शन 32 क्या बात कर रहा है, पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट मींस एक यूनिटिव एक्शन लिया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, अगर आप कोर्ट की बात मानते नहीं हो और अपीयर नहीं होते हो, कोर्ट के समन्स को आप नहीं रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो कोर्ट क्या कर सकता है, एक अरेस्ट वारंट इशू कर सकता है उस पर्सन के अगेंस्ट, अगर आप नहीं आओगे खुद तो आपको अरेस्ट करके लेके आया जाएगा, या फिर आपकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है और अटैच करके उसको सेल भी किया जा सकता है। फाइन इम्पोज किया जाएगा जो कितना होएगा, 5000 रुपीज़। इसके अलावा ऑर्डर हिम टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर डिफॉल्ट मीन्स क्या कहा जा सकता है कि मान लो जैसे ए नहीं आया कोर्ट के कहने पे, ठीक है, और या फिर कोर्ट को लगता है कि ये बंदा नेक्स्ट डेट पे भी नहीं आएगा, तो फिर कोर्ट क्या कर सकती है, इस बंदे को कहे कि आप अगर चाहते हो कि हम आपके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू ना करें, आपको जेल में ना बांधें या आपकी प्रॉपर्टी ना अटैच करें, तो आप हमें एक सिक्योरिटी दे दो, ठीक है, कोई भी बंदा सिक्योरिटी हो सकता है, कोई भी इसकी प्रॉपर्टी सिक्योरिटी रखी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको ऑर्डर किया जा सकता है कि आप एक सिक्योरिटी फर्निश करो ताकि अगर आप डिफ़ॉल्ट करो तो वो सिक्योरिटी जब्त की जा सके, ठीक है। तो इस तरह से एक डरावा डाला जाता है। और सेक्शन 30 क्या बात करता है, पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक, इसके अलावा कोर्ट के पास क्या ऑर्डर है, सॉरी पावर है कि वो कह सकती है कुछ भी डिस्कवरी करने के लिए, कोई डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करने के लिए, ठीक है, कुछ भी चीज़ें हैं वो बुला सकती है कोर्ट में। सो कुछ कंडीशंस एंड लिमिटेशन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, कोर्ट क्या कर सकती है, खुद या पार्टी की एप्लीकेशन के ऊपर कोई भी एक ऐसा ऑर्डर दे सकती है, कैसा ऑर्डर, कोई मान लो इंटेरोगेटरीज हैं, ये हम आगे ऑर्डर्स में देखेंगे क्या होती हैं, उस इंटेरोगेटरीज मीन्स एक बेसिक देख लेते हैं कि एक क्वेश्चनियर तैयार किया जाता है, जैसे क्वेश्चंस होते हैं ना, तो क्वेश्चंस लिखे जाते हैं और उसका आंसर अपोजिट पार्टी को करना पड़ता है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए ये हमारा ऑर्डर 11 to 13 में दिया हुआ है। और जो हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हम समन पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है, सेक्शन 30 का क्लॉज बी कहता है कि कोर्ट के पास पावर है कि वो ऑर्डर कर सकती है समन टू पर्सन हुज अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड आइदर टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, कि
या तो मुझे आपकी ज़रूरत है, आपकी प्रेजेंस की ज़रूरत है कोर्ट में, या फिर आप क्या करो, ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो कोर्ट में। तो ऑर्डर 5 जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ऑर्डर 16 जो बताता है कि किसी विटनेस को बुलाना है, 16 ये बताता है कि अगर मान लो कोई पर्सन प्रिजन में है, उसको बुलाना है कोर्ट में, तो कैसे समन किया जाएगा। और ये हमारा क्लॉज बी, 30 क्लॉज बी, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, सेक्शन 27, 28, 29 और 30 का 30 क्लॉज बी ज़रूरी है हमारे लिए। और इसके अलावा ऑर्डर एंड इफेक्ट टू बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट, कोई भी फैक्ट है उसके लिए एफिडेविट दिया जा सकता है। ये ऑर्डर 19 में दिया गया है इसका प्रोसीजर। तो समन्स के अगर हम असेंशियल एलिमेंट्स की बात करें तो क्या क्या ज़रूरी है। तो समन का ऑर्डर 5 आपको पता है, ठीक है। इसके कुछ रूल्स देखेंगे हम, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं वो हम ऐसे डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम बेयर लैंग्वेज को देखेंगे अगर कोई चीज़ यहाँ पे रह जाएगी तो सबसे पहले रूल 1 एंड 2 में इसके बेसिक एसेंशियल एलिमेंट्स दिए गए हैं कि सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, साइन होने चाहिए जज के समन के ऊपर, ठीक है, या फिर ऑफिसर के जिसको अपॉइंट किया गया है जज के द्वारा। और ये सील्ड होना चाहिए प्रॉपरली, ठीक है, साइन होने चाहिए, सील्ड होना चाहिए। और क्या है, कोर्ट विल नॉट इशू एनी समन टू डिफेंडेंट इफ ही हैज अपीयर्ड। अगर मान लो डिफेंडेंट खुद ही कोर्ट आ गया है, ठीक है, या फिर वहाँ पे प्रेजेंट ही है, तो वहाँ पे स्पेशली समन भेजने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो ड्यूली इंस्टीट्यूट हो गया, अब सूट प्लेंट इंस्टीट्यूट होगी, अब बी भी वही कोर्ट पे प्रेजेंट, कोर्ट में ही प्रेजेंट है, ठीक है, तो कोर्ट क्या कह सकता है, उसको वहीं पे ही बुला सकता है कि आपको इस तारीख को आना है कोर्ट में। तो यहाँ पे समन्स भेजने की पर्सनली वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और आफ्टर समन्स आर इशूड डिफेंडेंट इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटन स्टेटमेंट विद इन 30 डेज। और समन उसको मिल गए हैं जब भी, ठीक है, यहाँ पे कोर्ट में अगर उसको मिल गए समन, या फिर बाहर अगर थ्रू पोस्ट मिले हैं, ठीक है, कुरियर मिले हैं, जैसे भी मिले हैं, तो उसको विद इन 30 डेज उस प्लेट का आंसर देना है जिसको हम रिटन स्टेटमेंट कहेंगे, ठीक है। अगर वो आंसर नहीं देता है तो फिर उसको क्या किया जाएगा, एक्स पार्टे ऑर्डर किया जाएगा। इसके अलावा इन डेज को बढ़ाया भी जा सकता है। इट कैन एक्सटेंड द टाइम पीरियड नॉट मोर देन 90 डेज, मीन्स 30 डेज टू 90 डेज। यहाँ पे 30 डेज तो उसके पास है ही है, ये एज राइट है। ये जो 90 डेज है एडिशनल 60 डेज, ये उसके पास एज राइट नहीं है, ये कोर्ट की मर्जी है, दे या ना दे, एक्सटेंड करें या ना करें, ठीक है। इसके अलावा समन के साथ क्या होनी चाहिए, कॉपी ऑफ प्लेट होनी चाहिए। रूल 2 हमें बताता है कि डिफेंडेंट को पता होना चाहिए ना वो किस चीज़ का रिप्लाई देगा, क्या डिफेंस लेके आएगा, तो प्लेट की कॉपी साथ अटैच करके भेजनी है समन के साथ। समन का जो फॉर्मेट होएगा, क्या फॉर्म होएगा, वो हमारा फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया, पीछे जाके आप देखना सीपीसी के अपेंडिक्स बी में बताया गया फॉर्मेट क्या रहने वाला है, तो उस अकॉर्डिंग समन भेजे जाएंगे। कंटेंट्स क्या होने वाले हैं समन के, तो क्या क्या चीज़ें मेंशन की जाएंगी समन में। तो रूल 1 क्लॉज 3 क्या कहता है, जज के साइन होंगे, ठीक है, समन है, जज के साइन है और कोर्ट की सील है। और इसके अलावा समन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, रूल 5 to 8 में बताया गया, समन इज इशूड फॉर सेटलमेंट ऑफ इशू। तो समन में सबसे पहले आपको लिखना है कि समन आप किस चीज़ के लिए भेज रहे हो, ठीक है। आपने अगर मान लो इश्यूज को सेटल करने के लिए भेज रहे हो, ठीक है, या फाइनल डिस्पोजल के लिए भेज रहे हो, ये आपको बताना ही पड़ेगा। इश्यूज को सेटल करना मीन्स इश्यूज अभी फ्रेम करने हैं, इस वजह से आपको बुलाया जा रहा है कोर्ट में, और आप बताओ, आप आंसर करो कि क्यों ये इश्यूज नहीं फ्रेम होनी चाहिए। या फिर मान लो, अगर मान लो इश्यूज की बात नहीं है, मान लो कोई छोटा मोटा मैटर है, तो हो सकता है कि वो पहली बार में उसका फाइनल डिस्पोजल कर दे कोर्ट। तो वहाँ पे कोर्ट लिखेगी कि ठीक है, आपको फाइनल डिस्पोजल के लिए बुलाया जा रहा है। तो वहाँ पे मेंशन किया जाएगा, पर्पस बताया जाएगा आपको कोर्ट में बुलाने के लिए। समन में सेटलमेंट ऑफ इश्यूज है या फाइनल डिस्पोजल है, वो कोर्ट बताएगी प्रॉपर, ठीक है, लिखा जाएगा इसमें। अगर मान लो स्मॉल कॉजेज कोर्ट इशू कर रही है, इसका मतलब क्या है, वो इशू कर रही है फाइनल डिस्पोजल के लिए। इसके अलावा वो सेटलमेंट ऑफ इशू के लिए नहीं समन कर सकती। वो सिर्फ और सिर्फ उसके पास, स्मॉल कॉजेज कोर्ट के पास कौन सी पावर है, सिर्फ फाइनल डिस्पोजल की पावर है। समन इशू किया जाएगा फाइनल डिस्पोजल के लिए, ठीक है, तभी बुलाया जाएगा पार्टीज को, तभी उस सुनवाई करके उसको फाइनली डिस्पोज ऑफ करके जजमेंट पास कर दी जाएगी। रूल 6 क्या बताता है कि इसमें क्या मेंशन किया जाएगा, समन में डेट मेंशन की जाएगी, डे मेंशन किया जाएगा किस डे को आना है डिफेंडेंट ने। और इसके अलावा अगर मान लो डिफेंडेंट दूर रहता है, पास रहता है, ठीक है, उसकी प्रॉपर सुनवाई की जाएगी, कितना टाइम लगेगा उसको एक रीजनेबल टाइम दिया जाएगा, प्लस उसको इतना टाइम दिया जाएगा कि वो अपना डिफेंस तैयार करके लेके आ पाए कोर्ट में, एंड अपॉर्चुनिटी टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। जैसे मान लो वो रह ही साउथ साउथ में रह रहा है और केस नॉर्थ में लगा हुआ है,
ठीक है, पंजाब में केस लगा हुआ है, रह वो रहा है कर्नाटका में। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है उसको 2-3 दिन लग जाए। तो उसको ये नहीं है कि 2-3 दिन की तारीख दे दी, ठीक है, उसको एक प्रॉपर टाइम पीरियड देना है। 7 डेज देने हैं, 10 डेज देने हैं, 30 डेज देने हैं, कितने देने हैं वो कोर्ट खुद देखेगी रीजनेबल टाइम कितना रहेगा। रूल 7, इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स कोर्ट को मंगवाने हैं, ठीक है, लिस्ट ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वो कोर्ट मेंशन करेगा कि ये डिफेंडेंट ये भी इसको प्रोड्यूस करे। Rule 8, if the summon is issued for final disposal, it must direct defendant to produce witness. इसके अलावा अगर फाइनल डिस्पोजल के लिए बुलाया गया, जैसे मान लो स्मॉल कॉजेज कोर्ट ने फाइनल डिस्पोजल के लिए बुलाया, मान लो दूसरी कोर्ट भी बुला सकती है, स्मॉल कॉजेज तो बुला ही सकती है कि अभी इसका फाइनल डिस्पोजल हो जाना है, समन में लिख दिया है, तो फिर कोर्ट क्या लिखेगी कि आप अपना जो भी आपको विटनेसेस चाहिए ना वही वो भी ले आना, मौके पे उनका भी एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा और फिर आपको जो भी है जजमेंट पास कर दिया जाएगा। तो डिफेंडेंट वो सारी चीज़ें जो उसको सपोर्ट करने वाली हैं विटनेस, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स वो लेके आएगा। एग्जम्पशन फ्रॉम अपेयरेंस की बात करते हैं। तो सेक्शन 132 में क्या बात की गई है कि वो लोग जिनको कोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं है, हमने कहा ना कि कोर्ट जब भी समन करेगा डिफेंडेंट को, विटनेस को, उसको आना ही पड़ेगा, वो डॉक्यूमेंट्स लेके आने पड़ेंगे, अपने विटनेसेस को लेके आएगा। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको कोर्ट भी क्या कह रहा है, लॉ भी प्रोटेक्ट कर रहा है कि वो अगर नहीं भी आते तो कोई बात नहीं। तो वो कौन से लोग हो सकते हैं, तो कोई भी वुमेन जिसको क्या है वो पब्लिक में नहीं जाती है, क्यों, क्योंकि उसके कस्टम उसको अलाउ नहीं करते हैं, एक उनका पर्टिकुलर कस्टम है। ठीक है, जैसे पर्दानिशीन वुमेन है, ठीक है, तो वो नहीं डील करती है पब्लिक से, तो उसको फोर्स नहीं किया जाएगा कोर्ट में आने के लिए, उसकी प्रेजेंस को एग्जम्प्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कभी मीन्स उनको एक्सट्रीम वो प्रिविलेज दी गई है कि वो आएंगी नहीं सिविल प्रोसीडिंग्स में। तो अरेस्ट की कुछ प्रोविजंस हैं जो ध्यान में रखने पड़ेंगे अगर लेके आना है कोर्ट में, तो उस अकॉर्डिंग लेके आया जाएगा। ठीक है, लेकिन 132 में क्या कहा गया है कि ऐसे फीमेल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रिविलेज दी जाती है कि वो अगर कोर्ट में नहीं भी आए तो चल जाएगा। तो 133 में भी प्रिविलेज दी गई है कुछ इन लोगों को, इन पर्सनस को, ठीक है, कि वो नहीं भी कोर्ट में आएंगे तो चल जाएगा। ठीक है, ये कौन है, एग्जाम्प्ट किए गए हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ हाउस, यूनियन मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट जजेस, गवर्नर ऑफ स्टेट एंड यूटीज, स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट मिनिस्टर, हाई कोर्ट जजेस, और कोई भी ऐसे पर्सन सेक्शन 87B ऑन whom 87B इज एप्लीकेबल। ठीक है, तो ये सारी जो पर्सन्स हैं जो भी हमने मेंशन किए हैं, ठीक है, इनके ऊपर कोई भी ऐसी हम कहें कि कंडीशन इम्पोज नहीं की जाती कि आपको अपीयर होना ही होना है, ये ना भी आए तो चल जाता है इनका। ठीक है, रूल 4 क्या बात करता है, तो अ पर्सन कैन बी एग्जाम्ड फ्रॉम अपियरिंग बिफोर द कोर्ट, कब और नहीं भी आएगा तब भी चल जाएगा, एग्जाम्पशंस की जैसे हम बात कर रहे हैं। अगर मान लो वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं रहता है, ठीक है, दूर रहता है काफ़ी, ही लिव्स इन अ प्लेस जो कि 50 माइल से ज़्यादा है और 200 माइल्स दूर है कोर्ट से, तो फिर वो नहीं भी आएगा तो चल जाएगा। ठीक है, अगर अपेयरेंस ऑफ डिफेंडेंट की बात करें, ही में अपियर बिफोर द कोर्ट इन फॉलोइंग वेज, कैसे आ सकता है वो कोर्ट में, खुद भी आ सकता है, इन पर्सन भी आ सकता है, अगर कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इन पर्सन आओ तो इन पर्सन आएगा। अगर मान लो वो खुद नहीं आता तो उसका प्लीडर भी आ सकता है, अगर मान लो वो आंसर कर सकता है उन सारे क्वेश्चंस के जो कोर्ट पूछने वाला है। ठीक है, या फिर मान लो कोई भी ऐसा पर्सन, प्लीडर आ गया और उसके साथ कोई भी थर्ड पर्सन आ गया जिसको सारे सर्कमस्टांसिस की नॉलेज है और वो भी आंसर कर सकता है कोर्ट का। ठीक है, तो वो क्या किया जा सकता है, वो पर्सन अपीयर हो सकते हैं, डिफेंडेंट खुद भी हो सकता है, ठीक है, और इसके अलावा प्लीडर भी हो सकता है, प्लीडर के साथ कोई भी थर्ड पर्सन जो एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस एंड हु कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है, वो भी आ सकता है। और कोर्ट ऑर्डर कर सकती है पार्टीज को कि अपीयर इन पर्सन, मींस प्लेंटिफ को अगर कहा है कि आप इन पर्सन ही आओ, खुद ही आओ तो खुद ही आना पड़ेगा, डिफेंडेंट को कहा है खुद ही आओ तो खुद ही आना पड़ेगा, फिर वो अपना भाई बहन किसी को नहीं भेज सकता, प्लीडर को नहीं भेजेगा, वो खुद ही आएगा फिर। ठीक है, अगर वो नहीं आते तो सेक्शन 32 में हमें बताया गया है, अरेस्ट वारंट, सेल कर दी जाएगी प्रॉपर्टी, फाइन इम्पोज किया जाएगा या सिक्योरिटी फर्निश करवाई जाएगी। तो कुछ मेथड्स हैं सर्व करने के लिए, ठीक है, समन को कैसे कैसे सर्व किया जा सकता है। तो हमारा रूल 10 to 16, ठीक है, इन्हीं मेथड्स के बारे में बात करता है। 18, तो पर्सनल और डायरेक्ट सर्विस, पर्सनल सर्विस कैसे की जा सकती है कि कोर्ट खुद सर्व कर रहा है, ठीक है, कोर्ट खुद ही डिफेंडेंट को कह रहा है कि ये रहे आपके समन और इस डेट को आपको आना है, ठीक है, और देयर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, डिफेंडेंट को नहीं दिए या कोई भी पर्सन उसका बयान भाई
ठीक है, या कोई भी अगर रिप्रेजेंटेटिव सूट है तो एक डिफेंडेंट को दे दिए, ठीक है, तो फिर उसको डायरेक्ट सर्विस कर दी। इफ डिफेंडेंट इज नॉट एट होम द समन्स में बी सर्व्ड ऑन। अगर डिफेंडेंट खुद घर पे नहीं भी है तो उसका कोई भी अडल्ट फैमिली मेम्बर है, मेल है, फीमेल है, कोई भी है, उसको सर्व करवा दिए जाएंगे। तो अगर हम बात करें सर्वेंट क्या फैमिली मेम्बर में इंक्लूड होएगा, मान लो कोई भी बंदा नहीं है घर पे, सर्वेंट है सिर्फ घर पे, तो उसको हम समन दे दें तो क्या वैलिड सर्विस मानी जाएगी? तो वैलिड सर्विस नहीं मानी जाएगी। सर्वेंट नहीं, कोई भी एडल्ट फैमिली मेम्बर हो सकता है, ठीक है, वो चाहे मदर हो, सिस्टर हो, कोई भी फीमेल भी चलेगी, लेकिन सर्वेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है तो फिर क्या किया जाएगा, हर एक डिफेंडेंट को अलग से समन भेजा जाएगा और उसके साथ प्लेट भेजी जाएगी, ठीक है। सर्विस बाय कोर्ट, कोर्ट कैसे सर्विस सर्व कर सकता है? तो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में है, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगा, कोई भी जो अप्रोप्रिएट मेथड है, थ्रू पोस्ट भेज सकता है, थ्रू कुरियर सर्विस भेज सकता है, ठीक है, फैक्स भेज सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू भेज सकता है, किसी भी तरीके से भेज सकता है। अगर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर है तो इट विल कैरिड आउट थ्रू एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इन द डिफेंडेंट्स लोकेलिटी। मीन्स कैसे सर्व करवाएगा, उस जगह के कोर्ट से या उस जगह के ऑफिसर जो भी रहने वाले हैं उनको कह के कि ये डिफेंडेंट आपकी लोकेलिटी में रहता है और इसको प्रॉपर समन सर्व करवाया जाए कि हमारी कोर्ट में ये बंदा अपीयर हो, ठीक है। सर्विस बाय प्लेंटिफ, प्लेंटिफ कब सर्विस कर सकता है, इसको दस्ती समन कहते हैं। रूल 9A में बताया गया है कि जहाँ पे प्लेंटिफ खुद एप्लीकेशन लगा रहा है कोर्ट में कि कोर्ट को अपना सर्विंग ऑफिसर भेजने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉपर ऑफिसर भेजने की ज़रूरत नहीं है डिफेंडेंट के घर, वो खुद ही डिफेंडेंट के घर जाके उसको सम्मन दे देगा, ठीक है, या वो डिफेंडेंट से मिलता रहता है रोज, ठीक है, वहाँ पे डिफेंडेंट भी आता है तो वो खुद उसको सम्मन दे देगा। तो यहाँ पे कोर्ट अलाउ कर सकता है उसको सम्मन देने के लिए, ठीक है। सब्सटीट्यूटेड सर्विस क्या हो सकते हैं कि पीछे जो हमने जितने भी मेथड्स देखे हैं, पर्सनल मेथड नहीं हो सकता, डायरेक्ट मेथड नहीं हो सकता, इसके अलावा दस्ती सम्मन नहीं हो सकते, तो अगर ये पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो फिर क्या किया जा सकता है, एक अलग से सब्सटीट्यूट, एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी हो सकता है, जिसको क्या कहा जा सकता है, एक चस्पा सर्विस। चस्पा सर्विस का मतलब क्या होता है, तो नाम से पता चल रहा है कि कुछ पेस्ट करने वाला, चस्पा चिपकाने वाला। तो डिफेंडेंट या उसका एजेंट जानबूझ के क्या कर रहे हैं, समन्स को अवॉइड कर रहे हैं, रिसीव नहीं कर रहे। जब सर्विंग ऑफिसर आता है तो वो क्या करते हैं, घर से भाग जाते हैं लॉक लगा के, ठीक है। तो या फिर आसपास जब लोगों से बात करते हैं तो वो भी रिसीव नहीं करते, वो भी कहते हैं मैंने डिफेंडेंट का पता। मीन्स आफ्टर डेलीजेंट एफर्ट्स कि जितनी कोशिश हो सकती थी, कोशिश करने के बाद भी हम डिफेंडेंट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसको नहीं बता पा रहे कि आप कोर्ट आओ, जानबूझ के वो अवॉइड कर रहा है सर्विस को, भाग जाता है, तो फिर क्या कर सकता है कोर्ट, एक कॉन्स्पिशियस प्लेस पे उस सम्मन को चिपका सकता है। कॉन्स्पिशियस प्लेस मीन्स जहाँ पे दिखाई दे सम्मन, वो क्या हो सकता है, डिफेंडेंट का घर के बाहर, गेट के बाहर, या डिफेंडेंट जहाँ पे काम करता है, ठीक है, रोज जाता है, पता है, कैरीज ऑन बिजनेस, तो उस जगह पे जाके उसको चिपकाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट रिजॉर्ट रहता है, इसको एज हम कहें कि एज राइट लेके चले कोर्ट की, ठीक है, एक आधी बार गए, सर्व नहीं हुए तो बस उसके घर के बाहर लगा दिए, नहीं, एक बार नहीं गए, रीइशू किए जाएंगे, दोबारा समन भेजे जाएंगे, प्रॉपर एफर्ट्स की जाएंगी उसको ढूंढने के लिए, नहीं मिलता है तो फिर चस्पा किया जाएगा, ठीक है। तो सर्विंग ऑफिसर चस्पा किया करेगा, ठीक है, और कोर्ट उसके बाद एग्जामिन करेगा सर्विंग ऑफिसर को ऑन ओथ, ठीक है, कि आपने प्रॉपर कॉन्स्पिशियस प्लेस पे उसको क्या किया था, चिपकाया था, और 2 विटनेसेस थे, ठीक है, उनके साइन करवाए थे, उनके सामने आपने वेरीफाई किया था कि एक्चुअल में वाकई में डिफेंडेंट नहीं मिल रहा है। तो अगर कोर्ट चेस्पा करवाता है तो फिर, तो अगर कोर्ट चेस्पा करवाएगा तो कैसे करवाएगा, एक तो उसके घर के बाहर जैसे हमने कहा रेजिडेंट प्लेस या कैरीज ऑन बिजनेस वाली प्लेस, इसके अलावा कोर्ट हाउस के बाहर भी उस चीज़ को चिपकाया जाएगा, समन को चिपकाया जाएगा, और एडवर्टाइज करवाया जाएगा न्यूज़पेपर में, ठीक है, कौन से न्यूज़पेपर में, जो भी लोकेलिटी में, ठीक है, लोकल पब्लिश होता है, ठीक है, जो डिपेंडेंट के घर आता है या उस जगह पे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है, तो फिर उसी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकलवाई जाएगी कि ये बंदा इस दिन को अपीयर हो कोर्ट में, अगर नहीं होएगा तो उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हो सकते हैं हमारे सब्सटीट्यूटेड सर्विस के, कि जहाँ पे कोर्ट या सर्विंग ऑफिसर खुद क्या कर सकते हैं, चेस्पा सर्विस कर सकते हैं, ठीक है। सर्विस बाय पोस्ट, इसके अलावा पोस्ट आपको पता है
कि पोस्ट एक मेथड है, कि अप्रोप्रिएट मेथड है कोई भी सर्विस करने के लिए, ठीक है, जिसको कोर्ट मानता है। तो यहाँ पे बाय पोस्ट जब भेजा जाएगा समन डिफेंडेंट के घर, तो फिर सर्विंग अफसर क्या करने वाला है, डिफेंडेंट के साइन लेगा, ठीक है, जो कि एक्नॉलेज किया जाएगा कि यस डिफेंडेंट ने रिसीव कर लिए हैं समन, और क्या माना जाएगा, वैलिड सर्विस हो चुकी है। ठीक है, अगर मान लो उसका एजेंट रिसीव करता है तो एजेंट के साइन होने वाले हैं। ठीक है, तो क्या माना जाएगा कि एक वैलिड सर्विस हो चुकी है। ठीक है, समन ऑफिसर क्या हुआ है, सक्सीड कर पाया उसको रिसीव करवाने में। ठीक है, अगर मान लो रिफ्यूज़ करता है डिफेंडेंट, जानबूझ के कहता है कि नहीं मैं नहीं साइन करूंगा, मैं नहीं समन रिसीव करता, तब भी कोर्ट क्या मानेगी कि प्रॉपरली सर्व हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर कोर्ट को अपनी जूरिसडिक्शन से बाहर समन भेजना है, मीन्स डिफेंडेंट जहाँ पे रहता है उस स्टेट में, ठीक है, जैसे मान लो कोर्ट हरियाणा की है, ठीक है, लेकिन डिफेंडेंट रहता कहाँ पे है, वो राजस्थान में रहता है। तो यहाँ पे अगर कैसे भेजा जाएगा, तो उस जगह के स्टेट के जो भी रूल्स होने वाले हैं समन को लेके उनको फॉलो किया जाएगा। और वो वाली कोर्ट क्या करेगी जिसको हमने समन भेजा है, वो ऐसे ही मीन्स इशू करवाएगी, उसको समन इशू करेगी, रिसीव करवाएगी, सर्व करेगी, जैसे उसने खुद किया हो इशू। ठीक है, उसके बाद समन वो इशू करवाने के बाद क्या करेगी, वापस भेज देगी कोर्ट ऑफ इशू में, मीन्स हरियाणा वाली कोर्ट में वापस भेज देगी कि यस हमने इसको सर्व करवा दिया है रिकॉर्ड बना के, ठीक है, एंडोर्स करके कि प्रॉपर समनिंग हो चुकी है। तो लैंग्वेज क्या रहने वाली है, अगर हरियाणा कोर्ट भेजेगी राजस्थान कोर्ट में, तो मान लो हरियाणा की लैंग्वेज डिफरेंट है, राजस्थान की डिफरेंट है, तो एक ट्रांसलेशन ऑफ रिकॉर्ड भेजा जाएगा, ठीक है, साथ में अटैच करके। अगर मान लो हिंदी है, ठीक है, तो फिर समन किस लैंग्वेज में होंगे, हिंदी में। अगर हिंदी या इंग्लिश है, ठीक है, तो फिर क्या हो सकता है, दोनों इकट्ठे साथ में भेजे जा सकते हैं। ठीक है, सर्विस ऑफ समन इन स्पेशल केसेस मींस अगर कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं कि जहाँ पे कोर्ट को अपनी स्पेशल पावर्स यूज़ करनी पड़ती हैं, तो ये सिर्फ हेडिंग बताया है मैंने, ठीक है, ऐसे करके सीपीसी में डिवाइड नहीं किया गया किसी को, लेकिन हम खुद लेके चलते हैं कि यहाँ पे कुछ स्पेशल पावर्स है कोर्ट की, जहाँ पे समन सर्व करना है कोर्ट ने, डिफेंडेंट कहाँ रहता है, अपनी ही स्टेट में रहता है, लेकिन वो दूसरी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में है। ठीक है, जैसे मान लो हरियाणा का है वो, ठीक है, हिसार में ना रह के वो कुरुक्षेत्र रहता है। ठीक है, तो a summon will be sent by the court by which it is issued with or within or without the state। अगर वो यहाँ हिसार में रहता है, ठीक है, उसको कुरुक्षेत्र में सर्व करवाने हैं कोर्ट को, या फिर मान लो कोर्ट इस स्टेट के बाहर, जैसे हमने कहा राजस्थान में जयपुर में रहता है, तो वहाँ पे सर्व करवाने हैं विद इन स्टेट या विदाउट स्टेट, तो फिर क्या किया जाएगा, बाई पोस्ट भेजा जाएगा, कॉरियर सर्विस भेजा जाएगा। कॉरियर सर्विस कौन सी होने वाली है, जो हाई कोर्ट अप्रूव करेगा। हर एक हाई कोर्ट को पावर दी गई है कि वो एक अप्रोप्रिएट रूल्स बनाए कि कुरियर सर्विस को हम वैलिड सर्विस माने, तो उस अकॉर्डिंग उसको सर्व करवाया जाएगा। हर एक स्टेट की अपनी कुरियर सर्विस होती है, फैक्स मैसेज, इलेक्ट्रॉनिक मेल, या कोई भी और मीन हो सकता है, जैसे ईमेल हो सकती है, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो सकता है, जो हाई कोर्ट ने क्या किया है, रूल्स बना के जिसको अप्रूव किया है। ठीक है, तो वहाँ जहाँ पे वो वाली कोर्ट उसको क्या करेगी, इशू करेगी, जहाँ पे भी वो डिफेंडेंट रहता है। तो ये कोर्ट कौन सी होनी चाहिए, हाई कोर्ट नहीं होनी चाहिए, कोई भी लोकल कोर्ट होएगी। कुरुक्षेत्र की कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकती है, ठीक है, और या जयपुर की कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकती है, हाई कोर्ट नहीं होनी चाहिए। ओके, तो रूल 22, सर्विस विद इन प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ समवन इशूड बाय कोर्ट आउटसाइड। तो अगर मान लो हरियाणा कोर्ट ने कहाँ पे भेजना है, कैलकटा कोर्ट में भेजना है अपना समन, ठीक है, तो यहाँ पे अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर भेजना है प्रेसिडेंसी टाउन में समन, तो फिर कैसे किया जाएगा, स्मॉल कॉजेस कोर्ट को भेजा जाएगा समन, वो वाली स्मॉल कॉजेस कोर्ट कैलकटा की इसको सर्व करवा देगी। रूल 23, ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू विच समन इज सेंट। तो जिस कोर्ट को भेजे गए हैं समन, जैसे हमने कहा कि जयपुर कोर्ट में भेजे हैं, या कुरुक्षेत्र कोर्ट में भेजे हैं, या कैलकटा स्मॉल कॉजेस कोर्ट ने इधर भेजे हैं कैलकटा में, तो उस कोर्ट की क्या ड्यूटी बनती है कि वो कैसे करे, शेल अपॉन रिसीट देयर ऑफ प्रोसीड, ऐसे ही प्रोसीड करेगी, ऐसे ही काम करेगी जैसे उसने खुद इशू करवाई हैं समन ये, और बाद में रिकॉर्ड करके उन समन्स को वापस भेज देगी कि यस मैंने प्रॉपर वैलिड सर्विस करवा दी है। रूल 24, इफ डिफेंडेंट इन प्रिजन, अगर डिफेंडेंट जेल में है तो फिर क्या होने वाला है, लेकिन उसकी हमें प्रेजेंस की ज़रूरत है कोर्ट में, तो फिर क्या किया जाएगा, तो ऑफिसर इंचार्ज होएगा जो प्रिजन का, उसको समन सर्व करवाए जाएंगे, और वो ऑफिसर इंचार्ज क्या करेगा, उस प्रिजनर को बाद में लेके आएगा, ठीक है, उसको इन्फॉर्म करेगा कि आपके अगेंस्ट समन आए हैं और आपको इस डे को अपीयर होना है। ठीक है,
तो ये हमने देखे हैं कुछ स्पेशल केसेस में कि समन जब इशू करवाई जाएंगे, अगर वो जुरिस्डिक्शन के बाहर रहता है, विद इन स्टेट और विदाउट स्टेट, प्रेसिडेंसी टाउन में है, प्रिजन में है, तो फिर कैसे सर्व करवाई जानी है। तो रूल 25 भी क्या बात करता है, सर्विस वेयर डिपेंडेंट रिसाइड आउट ऑफ इंडिया, अगर वो इंडिया से बाहर रहता है और यहाँ पे उसका कोई एजेंट भी नहीं है, तो फिर समन कैसे उसको सर्व करवाए जाएंगे। तो समन शैल बी एड्रेस टू द डिफेंडेंट, कहाँ पे भेजे जाएंगे, जहाँ पे वो रहता है, ठीक है। लेकिन वेयर एनी सच डिपेंडेंट रिसाइड्स इन बांग्लादेश, अगर मान लो वो बांग्लादेश में रहता है या पाकिस्तान में रहता है, तो फिर समन्स को कैसे सर्व करवाना है, विद द कॉपी मे बी सेंड फॉर सर्विस ऑन द डिपेंडेंट, एक कॉपी भेजी जाएगी कहाँ पे, जहाँ पे भी वो रह रहा है, बांग्लादेश कोर्ट में, ठीक है, वहाँ की कंट्री नॉट बीइंग द हाई कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन इन द प्लेस वेयर द डिफेंडेंट, वो उस कंट्री की हाई कोर्ट नहीं होएगी, उस कंट्री की लोकल कोर्ट को क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा, एक समन की कॉपी भेजी जाएगी, ठीक है। वेयर एनी सच डिपेंडेंट इज या फिर मान लो वो बांग्लादेश में कोई पब्लिक ऑफिसर है, ठीक है, मान लो कोई आईएएस ऑफिसर को करना है, ठीक है, वो बांग्लादेश में है, या पाकिस्तान का है कोई भी ऑफिसर, ठीक है, आईएएस ऑफिसर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो यहाँ के अपने होने वाले हैं, जो भी होने वाले हैं डीसी वगैरह, नॉट बिलोंगिंग टू द बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये कौन से होने चाहिए, ये जो पब्लिक ऑफिसर, वो क्या ना हो, पाकिस्तान या बांग्लादेश की मिलिट्री या नेवल या एयरफोर्स में नहीं होना चाहिए, कोई भी अदर पब्लिक ऑफिसर, जैसे मैंने कहा ना हमारे यहाँ पे आईएएस है, डीसी है, तो वैसे हो सकता है, लेकिन वो आर्मी से रिलेटेड ना हो, या फिर कोई भी पर्सन जो रेलवे में काम करता है, रेलवे सर्वेंट, लोकल अथॉरिटी में काम करता है, तो उसको कैसे समन किया जाएगा। तो टू सच ऑफिसर और अथॉरिटी इन दैट कंट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई किया है कि ऐसे करके अगर किसी ऑफिसर को भेजना है तो इस कोर्ट को भेजना है या इस हेड ऑफिस को भेजना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ की जो बताएगी उस अकॉर्डिंग क्या किए जाएंगे, समन सर्व करवाए जाएंगे, ठीक है, टू सच ऑफिसर और अथॉरिटी। रूल 26 सर्विस इन फॉरेन टेरिटरी थ्रू पॉलिटिकल एजेंट और कोर्ट, फॉरेन टेरिटरी में अगर हमने भेजना है तो कैसे भेजा जाएगा। फॉरेन टेरिटरी कोई भी हो सकती है हमारी, जैसे मान लो जापान है, कोई भी है, तो समन भेजे जाएंगे उस पॉलिटिकल एजेंट को या कोर्ट को, कैसे, बाई पोस्ट या कोई भी और मोड हो सकता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमें बताएगी, लेकिन ये किसके द्वारा भेजे जाएंगे, थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ दैट गवर्नमेंट, ठीक है, मिनिस्ट्री काम करने वाली है जो फॉरेन अफेयर्स के साथ डील करती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ की ने जो डिसाइड किया है, जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो करके समन सर्व करवाए जाएंगे। 26 से क्या बात करता है, समन टू टू बी सेंड टू ऑफिसर्स टू फॉरेन कंट्री, अगर वो ऑफिसर्स हैं, जैसे हमने पीछे देखे ना, पहले बांग्लादेश में अगर कोई पर्सन रहता है या फिर बांग्लादेश में कोई ऑफिसर है या पाकिस्तान में कोई ऑफिसर है, तो कैसे सर्व करवाए जाएंगे। तो सिंपल, फॉरेन कंट्री का कोई ऑफिसर है तो कैसे भेजा जाएगा, अगर डिपेंडेंट वहाँ पे रहता है, वहाँ पे काम करता है, पर्सनली अपने गेन के लिए काम करता है उस फॉरेन टेरिटरी में, और वो क्या है, यहाँ पे कैसे भेजे जाएंगे, टू मे बी सेंड टू एन ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द फॉरेन टेरिटरी, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल बनाए होंगे, ठीक है, थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट, जो क्या फॉरेन अफेयर्स के साथ डील करते हैं, और इन सच अदर मैनर एज में बी स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, हम उनको बता सकते हैं कि ये फलाना बंदा, ये बंदा हमें अपनी टेरिटरी में चाहिए और ये आपके देश में रह रहा है, ठीक है, तो इसको समन सर्व करवाए जाए, ठीक है, लेकिन वो थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के थ्रू करवाए जाएंगे। तो वो सिंपल से सेक्शन है, ठीक है, उनको एक एक रीडिंग में आप देख लेना, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो रूल 27 सर्विस ऑन सिविल ऑफिसर और ऑन सर्वेंट ऑफ रेलवे कंपनी और लोकल अथॉरिटी, तो अब हम इंडिया की ही बात कर रहे हैं। तो अगर मान लो कोई पर्सन पब्लिक ऑफिसर है, ठीक है, रेलवे कंपनी में कोई सर्वेंट है, ठीक है, जॉब कर रहा है, लोकल अथॉरिटी में कोई जॉब कर रहा है, तो यहाँ पे वो मीन्स मिलिट्री या नेवी में नहीं होना चाहिए, इन कैटेगरी में फॉल कर रहा हो, तो यहाँ पे फिर समन कैसे सर्व करवाए जाएंगे, टू द हेड ऑफ द ऑफिस, ठीक है, इनके जो भी हेड रहने वाले हैं जहाँ पे ये काम करते हैं, ठीक है, उनको सर्व करवाए जाएंगे जहाँ पे भी ये एम्प्लॉयड है, ठीक है। रूल 28 सर्विस ऑन सोल्जर, अब इनकी बात कर रहे हैं, अगर कोई सोल्जर है, सेलर है और एयरमैन है, तो फिर क्या किया जाएगा, समन भेजे जाएंगे उस जगह के कमांडिंग ऑफिसर को, ठीक है, कि ये बंदा फलाना जो भी है सोल्जर है, ठीक है, आर्मी में है, तो कमांडिंग ऑफिसर क्या करेगा, फिर सर्व करवाएगा। रूल 30 सब्सटीट्यूशन ऑफ लेटर फॉर समन्स, तो ये क्या होते हैं, तो ये हम कह सकते हैं लेटर ऑफ रिक्वेस्ट है, मींस जब कोई हाई डिग्नेटरी है, ठीक है, जिसको हम समन दे भेज के उनकी पोस्ट को या उनकी उसके डेजिग्नेशन को ख़राब नहीं करना चाहते, ठीक है,
तो फिर क्या किया जाएगा, तो एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा जाता है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेटर ऑफ फॉर समन मीन्स एक लेटर भेजा जाता है, ठीक है। क्यों भेजा जाता है, उनके रैंक की वजह से, ठीक है। टू सच मार्क ऑफ कंसिडरेशन, वो कौन हो सकते हैं, ठीक है, वो प्रेसिडेंट हो सकते हैं, ठीक है, गवर्नर हो सकते हैं, कि उनको हम स्पेशली कोर्ट में नहीं बुलाएंगे क्योंकि उनके रैंक की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम क्या कर सकते हैं, जज साइन करके एक लेटर बना के देगा, एक ऑफिसर या कोई भी ऑफिसर, ठीक है, एक लेटर बना के देगा और उसको वो सर्व करवाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मेंशन लिखी होंगी समन में, तो शैल बी ट्रीटेड इन, जो भी चीज़ें लिखी जाएंगी इस लेटर ऑफ सॉरी इस लेटर में, उसको हम एज समन ही ट्रीट करेंगे, जैसे समन सर्व हो चुका है। कैसे सर्व करवाया जाएगा, बाई पोस्ट या कोई स्पेशल मैसेंजर भेजा जाएगा जो कोर्ट को सही लगता है, जो मान लो प्रेसिडेंट के घर जाके उसको समन दे के आए। तो फिर क्या हो सकता है, या फिर कोई भी डिफेंडेंट का एजेंट, मीन मान लो प्रेसिडेंट ने कोई एजेंट अपॉइंट किया है, ठीक है, कि आप इसको एक्सेप्ट कर लेना, तो उसको सर्व करवाया जाएगा। द लेटर में बी डिलीवर्ड और सेंड टू सच एजेंट, ठीक है। तो ये सिंपल होता है क्योंकि उनकी पोजीशन की वजह से रिस्पेक्ट किया जाता है, तो इस वजह से एक लेटर बना के भेजा जाता है, लेकिन उसके जो कंटेंट्स होते हैं लेटर को एज समन ही ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग के बारे में हमने सुना होगा जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, कि अगर मान लो कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलेंगी, ठीक है, 40 डेज बिफोर और 40 डेज आफ्टर द सेशन, है ना। तो वैसे ही है कि एक प्रिविलेज दी गई है, तो यहाँ पे भी एक प्रिविलेज दी गई है कि समन डायरेक्ट ना सर्व करके एक स्पेशल तरीके से सर्विंग की जाएगी। फॉरेन समन सेक्शन 29 में दिए हुए हैं। अगर मान लो फॉरेन से कोई समन आए इंडिया में, मान लो हमने सर्व करवाने हैं, तो कैसे करवाई जाएंगे, तो कोई भी सिविल कोर्ट या रेवेन्यू कोर्ट, ठीक है, जो इंडिया में है, तो जहाँ पे सीपीसी अप्लाई नहीं करता है, ठीक है, जैसे मान लो नागालैंड में, ठीक है, सीपीसी अप्लाई नहीं करता है, ठीक है, उन्होंने इशू किए हैं समन, एनी सिविल और रेवेन्यू कोर्ट एस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको क्या कर रही है, कंटिन्यू तो कर रही है, जैसे एग्जांपल ये ले सकते हैं, बट वो इंडिया के बाहर उसकी टेरिटरी पड़ रही है, या कोई भी सिविल या रेवेन्यू कोर्ट जो इंडिया के बाहर हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट बाय notification in official gazette declared the provision of this section to be apply may be sent to the, या फिर सीपीसी पूरा अप्लाई नहीं होता लेकिन कुछ पार्ट उसका अप्लाई होता है, मान लो असम में कुछ पार्ट अप्लाई होता है, तो मे बी सेंड टू द कोर्ट्स इन द टेरिटरीज टू विच दिस कोड एक्सटेंड, और ये सीपीसी जहाँ पे अप्लाई करता है वहाँ पे हमने उन्होंने समन भेजे हैं, ठीक है, जो हमारी जिन पे सीपीसी अप्लाई नहीं करता है या फिर जो इंडिया के बाहर हैं लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश या कंटिन्यू की जा रही हैं, या फिर कोई भी जिस पे थोड़ा सा पार्ट सीपीसी का अप्लाई करता है, तो फिर कैसे सर्व करवाई जाएंगे, तो ऐसे ही सर्व करवाएगी हमारी यहाँ की कोर्ट भी, जैसे मान लो हरियाणा की कोर्ट वैसे ही सर्व करवाएगी जैसे उसने खुद ही इनको इशू किया हो, ठीक है, हमें कोई लेना देना नहीं है कि उस नागालैंड की कोर्ट ने किया है, असम की कोर्ट में किया है, ठीक है, तो वैसे ही अप्लाई करने वाला है। सेक्शन 30 पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड लाइक, ये हमने देख लिया है, ठीक है, ये बेयर लैंग्वेज है, ये बेयर इस वजह से हम लेके आए हैं कि कुछ चीज़ अगर पीछे छूट जाती है तो आप यहाँ से देख लो, ठीक है, खुद अपने बिहाफ पे कोर्ट या अगर उसको एप्लीकेशन मिलती है तो कोई भी रीजनेबल मोड्स होते हैं, इंटेरोगेटरीज लेनी है, डॉक्यूमेंट्स को एडमिट करवाना है, डिस्कवर करना है, इंस्पेक्ट करना है, इम्पाउंड करना है, तो उसके लिए कोर्ट ऑर्डर कर सकती है और समन इशू कर सकती है अगर कोई भी एविडेंस लेना है पर्सन से या विटनेस से, ठीक है, और कोई भी ऑर्डर दे सकती है कि किसी भी चीज़ के लिए आप एफिडेविट करवाओ। तो ये मेरे बेयर लैंग्वेज है सिर्फ, कि हमने जो पीछे चीज़ें वैसे कवर कर ली हैं, अगर मान लो कुछ भी आपको लगता है कि कुछ रह गया तो वो इससे आप देख सकते हो, रीड कर सकते हो। तो रूल 1 में वही जो हमने पढ़ा, डिफेंडेंट अपीयर होएगा, ठीक है, समन इस वजह से इशू किया जाता है ताकि वो आंसर करे क्लेम का, तो कितने टाइम के बीच बीच होना होता है, 30 डेज़ के बीच बीच उसको रिटर्न स्टेटमेंट लेके आनी है, अपना डिफेंस लेके आना है। वहाँ पे आपको समन देने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे प्लेंटिव ने खुद ही क्या कर लिया है, प्लेंट को एडमिट कर लिया है और डिफेंडेंट खुद अपीयर हो चुका है कोर्ट में और कह रहा है मैं मान रहा हूँ इस चीज़ को, वहाँ पे समन नहीं देनी पड़ेंगे। तो रिटर्न स्टेटमेंट का टाइम पीरियड कितना है, 30 डेज दिए गए हैं, लेकिन इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है 90 डेज तक, कोर्ट की मर्जी है, ठीक है, डिस्क्रिशन है कोर्ट की, सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि क्यों आप नहीं आए हो। और अगर मान लो कोई कमर्शियल मैटर है, ठीक है, तो फिर कैसे डील किया जाएगा,
तो यहाँ पे टाइम पीरियड थोड़ा सा बढ़ा के दिया गया कि 30 डेज से लेके कोर्ट कितना टाइम बढ़ा सकती है, 120 डेज तक। ठीक है, पेमेंट ऑफ सच कॉस्ट एज द कोर्ट डीम्स फिट। तो कोर्ट को क्या लगता है तो 120 दिन भी बढ़ा सकती है। जैसे यहाँ पे 90 मर्जी है कोर्ट की, 30 डेज है मस्ट, ठीक है, उसके बाद 90 डेज या 120 डेज है, ये कोर्ट की मर्जी होती है। तो इसके अलावा कोर्ट ने जैसे ही समन इशू कर दिया, पर्सन खुद आएगा, पीयर होएगा या प्लीडर के थ्रू पीयर होएगा, ठीक है, लेकिन प्लीडर को सारे जो भी है फैक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। एवरी सच समन को साइन किया जाएगा जज के द्वारा और सील्ड होएगा कोर्ट के द्वारा। और प्लेंट साथ में लगाई जाएगी, ठीक है, समन के साथ, ताकि डिफेंस को पता लग सके क्या क्या चीज़ें प्लेंटिफ ने मांगी हैं। और कोर्ट में ऑर्डर डिफेंडेंट टू प्लेंटिफ टू अपीयर इन पर्सन, यस, ठीक है, कोर्ट क्या कर सकता है कि आप खुद ही अपीयर हो, आपको खुद ही आना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मान लो वो नहीं आता है तो उसको रीज़न देने पड़ेंगे कि वो क्यों नहीं आ रहा है। नो पार्टी टू बी ऑर्डर टू अपीयर इन पर्सन अनलेस रेजिडेंट विद इन सेटलमेंट। लेकिन अगर पर्सन इस जगह पे रहता है, इतने डिस्टेंस में रहता है, ठीक है, या तो फिर उसको खुद आने की ज़रूरत नहीं है, अपीयर इन पर्सन होने की ज़रूरत नहीं है। कब उसको एग्जाम्पशन दी जा सकती है, अगर मान लो वो ज्यूरिसडिक्शन के बीच नहीं रहता है, जैसे हमने कहा ना हरियाणा कोर्ट राजस्थान से आ रहा, नहीं भी आ रहा एक आधी तारीख पे, ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो और इसके अलावा डिस्टेंस कितना है, लेस देन विदाउट सच लिमिट बट एट प्लेस लेस देन 50, और वेयर देयर इज रेलवे और स्टीमर कम्युनिकेशन और अदर established public conveyance 4/5 of the distance between the place where he resides and the place where the court is situated less than 200 miles distance from the court house। तो यहाँ पे अगर मान लो इससे ज़्यादा डिस्टेंस है और यहाँ पे कोई मोड भी नहीं है, यहाँ पे आने का पब्लिक कन्वेंस नहीं है, तो फिर नहीं भी आएगा तो चल जाएगा, ठीक है। समन टू बी आइदर टू सेटल इश्यूज और फॉर फाइनल डिस्पोजल, हमने देखा है कोर्ट बताएगा स्पेशली कि मैं किस वजह से आपको बुला रहा हूँ, इश्यूज सेटल करने के लिए या इसको फाइनली डिस्पोज ऑफ कर देना है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग फिर तैयारी करके आया जाएगा। अगर स्मॉल कॉजेज कोर्ट इशू कर रही है समन, तो फाइनल डिस्पोजल के लिए ही इशू करेगी। फिक्सिंग डे फॉर अपेयरेंस ऑफ डिपेंडेंट, उसमें डेट मेंशन की जाएगी, ठीक है, और वो टाइम जो मेंशन किया जाएगा, डेट मेंशन की जाएगी, वो सफिशिएंट टाइम होना चाहिए कि डिफेंस अपना तैयार करके ले आ पाए अपना डिफेंस, ठीक है, और वो अपीयर हो पाए। जैसे हमने कहा ना हरियाणा में कोर्ट है, वो आ रहा है मान लो कर्नाटका से, तो यहाँ पे उसको आने के लिए 2-3 दिन लग जाएंगे, ठीक है, 2-3 दिन तक का टाइम नहीं देना उसको, एक सफिशिएंट टाइम देना है कि वो अपना डिफेंस तैयार करे और वो अपीयर हो पाए। समन टू ऑर्डर टू डिपेंडेंट टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, अपने डॉक्यूमेंट भी लेके आए, कोर्ट मेंशन करेगा कि जिन जिन पे वो रिलाई करेगा। अगर मान लो फाइनल डिस्पोजल के लिए समन है तो फिर क्या किया जाएगा, कोर्ट मेंशन करेगा कि वो अपने विटनेसेस को भी लेके आए जिनके ऊपर वो रिलाई कर रहा है। डिलीवरी ऑफ समन्स बाय कोर्ट, रूल 9 बताता है डिफेंडेंट जुरिस्डिक्शन में रह रहा है, ठीक है, कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में, तो यहाँ पे यहाँ डिफेंडेंट को या उसके एजेंट को क्या किया जाएगा, समन सर्व करवाए जाएंगे, कोर्ट ऑर्डर करेगा, ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर जाएगा उसको सर्व करने के लिए, ठीक है, या कोई भी कुरियर सर्विस जो कोर्ट अप्रूव करेगा कि यस वैसे करवाया जा सकता है, ठीक है, उसको सर्व करवाने के बाद एक कॉपी होएगी, वो साइन करवाई जाएगी, जैसे मान लो पोस्ट के थ्रू है, ठीक है, तो रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेज करवाया जाएगा कि यस आपको रिसीव हो चुका है, ठीक है, कोई भी तरीका है चाहे वो, ठीक है, तो बस उसके उसमें उसके साइन किए जाएंगे, वो एक प्रूफ माना जाएगा वैलिड सर्विस का, ठीक है। तो ये जो भी खर्चा रहने वाला है कौन बियर करेगा, प्लेंटिफ बियर करेगा, ठीक है। तो सिंपल एंडोर्स करके कोर्ट में वापस उसको जमा करवाया जाएगा। अगर मान लो एक्नॉलेजमेंट गुम गई है रास्ते में, सर्विंग ऑफिसर ने सर्व तो करवा दी थी, तो एक डेक्लेरेशन साइन करवाई जाएगी, ठीक है, तो फिर क्या उसमें मेंशन किया जाएगा कि उसमें उसने प्रॉपरली सर्व करवा दिया था, लेकिन वो एंडोर्समेंट या एक्नॉलेजमेंट गुम गई है, ठीक है, हवा में उड़ गई है मान लो, तो वो जमा करवाई जाएगी विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ समन, ठीक है। तो अगर मान लो कुरियर सर्विस की, जैसे हमने कहा ना कुरियर सर्विस को वैलिड सर्विस कब माना जाएगा, अगर हाई कोर्ट ने अपने रूल्स बनाए हैं उस अकॉर्डिंग सर्विस करवाई गई है तब, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे कैसे बनाए जाएंगे रूल्स, तो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज जो होने वाले हैं वो अपना एक पैनल तैयार करेंगे और वो कुरियर एजेंसीज के रिलेटेड क्या बनाने वाले हैं, रूल्स बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ये हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज की ड्यूटी है, ठीक है, ये पैनल बनाएंगे, उस अकॉर्डिंग काम चलेगा। रूल 9 है समन गिवन टू द प्लेंटिफ फॉर सर्विस, दस्ती समन्स की बात ही की जा रही है कि जहाँ पे प्लेंटिफ खुद एप्लीकेशन लगाता है, ठीक है, कि मैं खुद दे के आऊँगा, ठीक है, प्लेंटिफ सॉरी डिफेंडेंट को अपना समन, ठीक है, ये सेम तरीके से ही समन साइन किया जाएगा, जज के द्वारा सील किया जाएगा, ठीक है, सेम रूल्स अप्लाई करेंगे कि जैसे एक्नॉलेज करवाया जाएगा, ठीक है, कि उसको सर्व हो चुके हैं, एंडोर्समेंट साइन करवाई जाएगी, ठीक है, अगर मान लो वो जानबूझ के साइन नहीं कर रहा है कोई भी
ठीक है। तो फॉर एनी रीजन से समन कैन नॉट बी सर्व पर्सनली, या उसको रिसीव नहीं कर रहा है वो, तो फिर दोबारा से क्या किया जाएगा, री इशू करवाई जाएंगे समन। ठीक है, कोर्ट को जो भी तरीका सही लगता है उस अकॉर्डिंग फिर करवाई जाएगी। सर्विस, मोड ऑफ सर्विस क्या होने वाली है। सर्विस ऑफ समन शैल बी मेड बाय डिलीवरिंग, डिलीवर करके या टेंडर करके अ कॉपी देयर ऑफ साइन बाय द जज और सील ऑफ द कोर्ट। रूल 11 सर्विस ऑन सेवरल डिफेंडेंट, अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है तो हर एक डिफेंडेंट को समन दिया जाएगा। रूल 12 सर्विस टू बी ऑन डिफेंडेंट इन पर्सन प्रैक्टिकेबल और ऑन हिज एजेंट, डिफेंडेंट को दिया जाएगा समन, ठीक है, या उसके एजेंट को दिया जाएगा, तो वो भी एजेंट को भी दिया जाता है, तो वो भी सफिशिएंट सर्विस है। सर्विस ऑन एजेंट बाय होम डिफेंडेंट कैरीज ऑन बिजनेस, इसके अलावा एजेंट जो डिफेंडेंट के सारा काम कर रहा है, डिफेंडेंट क्या है, फॉरेन में रहता है, ठीक है, छुट्टियां मनाने चला जाता है या फॉरेन में काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे उसका एजेंट है जो उसके ऑफिस को संभाल रहा है, तो उस मैनेजर या एजेंट को भी अगर समन किया जाता है तो उसको भी सही सर्विस माना जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि मास्टर ऑफ शिप शेल बी डीम्ड टू बी द एजेंट ऑफ द ओनर और चार्टर, ठीक है। तो सिंपल सर्विस ऑन एजेंट इंचार्ज इन सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसका चार्ज एक एजेंट के पास है, ठीक है। सू suit to obtain relief respecting और compensation for wrong to immovable property, ठीक है, immovable property से डील करता है कोई भी केस। तो जहाँ पे डिफेंडेंट को पर्सनली हम नहीं कर सकते सर्व, मान लो वो फॉरेन में रह रहा है या फिर ना उसका कोई एजेंट है, तो यहाँ पे भी क्या किया जा सकता है, उस प्रॉपर्टी का जो मान लो घर खाली पड़ा है, ठीक है, डिफेंडेंट खुद बाहर रहता है, ना ही उसका कोई एजेंट है ना कोई रिश्तेदार है, कुछ नहीं पता, तो फिर उस प्रॉपर्टी का जो भी एजेंट रहने वाला है उसको सर्व करवाया जाएगा। वेयर सर्विस में बी ऑन अडल्ट मेंबर ऑफ द डिपेंडेंट फैमिली, अडल्ट मेंबर कोई भी हो सकता है, मेल है फीमेल है, कोई भी घर का फैमिली मेंबर हो सकता है, ठीक है। अगर डिपेंडेंट नहीं मिलता अपनी जगह पे फिर उनको सर्व करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये कब दिया जाएगा फैमिली मेंबर को, जहाँ पे डिपेंडेंट बार बार भाग रहा है या फिर मान लो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो मिलेगा विद इन रीजनेबल टाइम, तो इस वजह से उसके फैमिली मेंबर को देना पड़ रहा है। और एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, सर्विसेज सर्विस टू सर्वेंट इज नॉट अ वैलिड सर्विस, क्यों, क्योंकि वो फैमिली मेंबर नहीं है। पर्सन सर्व टू साइन एक्नॉलेज, इसके अलावा सर्विंग ऑफिसर ने डिलीवर कर दी, ठीक है, समन की कॉपी, ठीक है, डिफेंडेंट को या उसके एजेंट को, तो यहाँ पे फिर क्या करवाया जाएगा, सिग्नेचर करवाए जाएंगे कि मैंने आपको ये कॉपी डिलीवर कर दी है, जो भी टाइम एंड डेट मेंशन की जाएगी, ठीक है, ओरिजिनल समन्स में, और वो ओरिजिनल समन बाद में कोर्ट में जमा करवाए जाते हैं। रूल 17 प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सर्विस और कैन नॉट बी फाउंड, अगर डिफेंडेंट खुद नहीं आ रहा या साइन नहीं कर रहा जानबूझ के, ठीक है, भाग रहा है वहाँ से, ठीक है, जब भी समन देने जाओ, ठीक है, तो सारी कोशिशें करके देख ली हैं सर्विंग अफसर ने, लेकिन डिफेंडेंट हाथ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो फिर क्या किया जाएगा, एक कॉन्स्पिशियस प्लेस होगी जो उसके घर की, जहाँ पे दिख सकता है, विजिबल प्लेस होनी चाहिए कि आता जाता देख पाए समन, ठीक है, तो वहाँ पे उसको चिपका दिया जाएगा उसके घर के बाहर जहाँ वो काम करता है या फिर पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, ठीक है। तो रूल 18 एंडोर्समेंट ऑफ टाइम के बारे में बात करता है। तो एंडोर्स करना क्या होता है, जैसे हमने कहा ना, एक्नॉलेज करना कि यस ये बंदे को मैंने सर्व कर दिए हैं समन और इसने साइन कर दिया और रिटर्न कर दिया कोर्ट में। तो सिमिलरली एंडोर्स किया जाएगा कि जब मैंने इसको सर्व किया था तो क्या टाइम था, क्या डेट थी, कौन कौन से पर्सनस थे मेरे आसपास, ठीक है, कोई 2 विटनेसेस लिए जाएंगे, ठीक है, आइडेंटिफाई करवाया जाएगा कि ये पर्सन वही है ना एग्जैक्ट, ठीक है, तो आइडेंटिटी मैच करवा के उन विटनेसेस के साइन करवाए जाएंगे, तो इस तरह से एंडोर्स करवाया जाएगा, ठीक है, सर्विंग ऑफिसर के द्वारा। एग्जामिनेशन ऑफ सर्विंग ऑफिसर, तो सर्विंग ऑफिसर का भी एग्जामिनेशन ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि मान लो वो डिफेंडेंट के पास जा रहा है लेकिन वो उसको कॉपी नहीं दे रहा, डिफेंडेंट से पैसे लेके वापस आ रहा है, ठीक है, तो इस तरह से समन प्रॉपर सर्व हुए हैं कि नहीं हुए, कोर्ट इसको चेक करता रहेगा, ठीक है, वो ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करेगा। समन इज रिटर्न, वापस आ गया समन, तो रिटर्न होने के बाद दैट रूल हैज़ नॉट बीन वेरीफाइड बाय द एफिडेविट ऑफ द सर्विंग ऑफिसर एंड इट हैज़ सो वेरीफाइड, वैसे तो वेरीफाई अगर एफिडेविट के द्वारा नहीं किया गया तो कैसे उसको करवाया जाएगा वेरीफाई, एग्जामिन द सर्विंग ऑफिसर ऑन ओथ, तो कोर्ट क्या करेगी, उसको ऑन ओथ एग्जामिन करने वाली है, ठीक है। तो इससे क्या होने वाला है, तो प्रॉपर क्या माना जाएगा कि ड्यूली सर्व किए करवाए गए हैं समन्स, ठीक है। तो जो हमारी एग्जामिनेशन एविडेंसेस की स्टेज होती है ना ट्रायल में, तो उसमें भी हो सकता है कि उसका कुछ रोल होने वाला है, ठीक है, उसको बुलाया जा सकता है अगर मान लो डिफेंडेंट कहता है कि मुझे तो सर्व ही नहीं हुए, ठीक है।
सब्स्टिट्यूटेड सर्विस क्या होती है कि अगर पीछे जो हमने मोड देखे हैं, जसपा सर्विस नहीं हो पाई, ठीक है, अगर वो उसको बाय कोर्ट ऑर्डर सर्विस नहीं हो पाई, तो सब्स्टिट्यूटेड सर्विस कोई भी और तरीका हो सकता है, ठीक है। मीन्स कोई भी जो कोर्ट को सही लगता है उस अकॉर्डिंग कोर्ट सर्विस करवाएगी। कैसे? कोर्ट हाउस में कॉन्स्पिशियस प्लेस जहाँ पे आते जाते को कोर्ट हाउस के बाहर दिखे कि ये समन्स इशू हुए हैं इस पर्सन के अगेंस्ट, और उसके घर के बाहर एक कॉपी फिक्स करी जाएगी, यहाँ पे वो रहता है, यहाँ जहाँ पे भी वो काम करता है, वो सारी चीज़ें, या फिर कोई भी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करवाई जाएगी, ठीक है। वो न्यूज़पेपर कौन सा होना चाहिए? डेली न्यूज़पेपर होना चाहिए जो उस लोकेलिटी का हो, ठीक है, जहाँ पे भी वो पर्सन रह रहा है, बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है और पर्सनली वर्क फॉर गेन। इसका इफेक्ट क्या होने वाला है? तो इसको कोर्ट क्या मानेगी? सब्स्टिट्यूटेड सर्विस कोई भी मोड है अगर, तो कोर्ट शैल बी एज फैक्चुअल एज इफ हैड बीन मेड ऑन द डिफेंडेंट पर्सनली, कि कोर्ट ने उसको खुद सर्व करवाया है, ठीक है। वेयर सर्विस सब्सिट्यूट टाइम फॉर अपेयरेंस टू बी फिक्स्ड, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा? कोर्ट शैल फिक्स सच टाइम, तो वहाँ पे प्रॉपर समन में लिखा जाएगा कि इस टाइम को, इस डेट को आपको यहाँ पे अपीयर होना है। अगर न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाया है तो कहा जाएगा ये पर्सन यहाँ पे इस तारीख को अपीयर हो, ठीक है। रूल 21 सर्विस ऑफ समन वेयर डिफेंडेंट रिसाइड विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ अनदर के कोर्ट, जहाँ पे वो दूसरी कोर्ट में रह रहा है और दूसरी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में रह रहा है, तो वो कौन सी हो सकती है? जैसे मान लो हमने कहा ना कि हरियाणा में हिसार है, ठीक है, तो या फिर वो कुरुक्षेत्र में रह रहा है दूसरी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में, तो फिर वही बाई पोस्ट, कोरियर सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक मेल, कोई भी और में अदर मोड हो सकता है, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग करवाई जा सकती है जहाँ पे वो रहता है, ठीक है, वहाँ पे ये वाली कोर्ट भेज सकती है समन। सर्विस विद इन प्रेसिडेंसी टाउन आपको पता है स्मॉल कॉजेज कोर्ट को इशू किए जाएंगे। ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू समन इज सेंट, उसकी क्या ड्यूटी है कि वैसे ही सर्व करवाए जैसे उसने खुद ये इशू किए हैं। सर्विस ऑन डिपेंडेंट इन प्रिजन, तो उस जगह के प्रिजन के ऑफिसर इंचार्ज की ड्यूटी है कि वो समन सर्व कर उसके उसकी ड्यूटी है कि वो प्रिजनर तक पहुंचाएगा और प्रिजनर को लेके आएगा। सर्विस वेयर डिफेंडेंट इज आइड आउट ऑफ इंडिया, और कोई एजेंट नहीं है उसका, तो फिर कैसे सर्विस करवाई जाएगी? तो कोई भी बाई पोस्ट, कोरियर सर्विस जो हाई कोर्ट बताएगा, फैक्स मैसेज, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, कोई भी रहने वाला है, हाई कोर्ट ने रूल्स बनाए हैं पोस्टल कम्युनिकेशन, तो उस अकॉर्डिंग इशू करवाए जाएंगे, ठीक है। आउट ऑफ इंडिया है, बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है, वो सारी चीज़ें जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे अगर कोई ऑफिसर है, पब्लिक ऑफिसर जो बांग्लादेश या पाकिस्तान में, तो उस जगह के हेड को या कैसे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी तो वैसे इशू करवाए जाएंगे। सर्विस इन फॉरेन टेरिटरी, कैसे फॉरेन टेरिटरी में अगर आपने समन भेजनी है तो कैसे भेजोगे? थ्रू पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है, थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट भेजोगे आप, ठीक है। कैसे? मिनिस्ट्री ऑफ दैट गवर्नमेंट जो फॉरेन अफेयर से डील करती है, ठीक है। समन टू बी ऑफिसर्स टू फॉरेन, वहाँ के ऑफिसर्स को अगर हमने भेजने हैं तो वो भी वैसे ही थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट जो फॉरेन अफेयर से डील करती है। रूल 27 सर्विस ऑन पब्लिक ऑफिसर है इंडिया में, इंडिया की बात हो रही है, पीछे फॉरेन सर्विसेज की थी। जो भी पब्लिक ऑफिसर है, कोई रेलवे एम्प्लॉय है, कोई भी लोकल अथॉरिटी में जॉब कर रहा है कोई एम्प्लॉय है, तो उस जगह के जहाँ पे वो काम कर रहा है उस वहाँ के हेड ऑफिस में, ठीक है, हेड ऑफ द ऑफिस, वहाँ पे सर्व करवाए जाएंगे। अगर मान लो वो सोल्जर है, एयरमैन है, तो फिर वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर को ड्यूटी ऑफ पर्सन टू होम इज डिलीवर्ड फॉर सर्विस, तो यहाँ पे जिस पर्सन को, जैसे हमने कहा कि हेड ऑफ द ऑफिस को भेजे गए हैं या फिर कमांडिंग ऑफिसर को भेजे गए हैं, तो क्या ड्यूटी बनती है? तो उनके पास गए हैं समन, ठीक है, 24, 27 और 28 में, तो वो क्या करेंगे? अपने साइन करके, ठीक है, वो उस पर्सन तक पहुंचाएंगे जिसके नाम पे भी हमने इशू किए थे समन्स। रिटर्न इट अंडर हिज सिग्नेचर विद द रिटर्न एक्नॉलेजमेंट कि यस मैंने इस चीज़ की जो इंटीमेशन है वो डिफेंडेंट को दे दी है कि उसके अगेंस्ट ये समन आए हैं, ठीक है। वो प्रॉपर एक साइन करके भेजेगा एक्नॉलेजमेंट कि यस प्रॉपर सर्विस हो चुकी है, ठीक है। अगर मान लो पॉसिबल नहीं है, द समन शैल बी रिटर्न टू द कोर्ट विद द फुल स्टेटमेंट। मान लो अगर वो पर्सन जॉब में नहीं आ रहा है, ठीक है, या फिर मान लो वो जो सोल्जर है भाग गया है वहाँ से, ठीक है, तो वहाँ पे फिर क्या किया जाएगा? वो पर्सन एक स्टेटमेंट लिख के भेजेगा, वापस भेजेगा कि ये पर्सन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ सच कॉज एंड ऑफ द स्टेप्स टेकन टू प्रोक्योर सर्विस एंड सच स्टेटमेंट शैल बी टू द एविडेंस ऑफ नॉन सर्विस, तो क्या माना जाएगा कि अभी समन सर्व नहीं हुए हैं, ठीक है, तो अगर है तब भी वो एक्नॉलेजमेंट साइन करके देगा, नहीं पॉसिबल तो भी वो एक स्टेटमेंट तैयार करके वापस भेजेगा। सब्स्टिट्यूशन वो आपको पता है, लेटर फॉर समन्स, लेटर साइन बाय द जज और ऑफिसर, क्यों? क्योंकि उनके रैंक की वजह से रिस्पेक्ट किया जाता है, ठीक है, उसमें कुछ कंटेंट्स मेंशन किए जाते हैं लेटर में, उनको एज ट्रीट किया जाएगा समन की तरह ही, ठीक है। कैसे सर्व करवाया जा सकता है? बाय पोस्ट या कोई स्पेशल मैसेंजर को भेज के, ठीक है। तो ये होता है हमारा खत्म समन्स।
तो हमने देख लिया है सारा सम्मन, मुझे नहीं लगता हमने कुछ भी छोड़ा है, सेक्शंस को रीड कर लिया है, सब्सटेंटिव पार्ट, ऑर्डर्स को रीड कर लिया, प्रोसीजर पार्ट, और इसके बाद हमने बेयर लैंग्वेज भी देख लिया है कि अगर एक आधी चीज़ कोई छूट भी जाती है तो वो भी कवर हो चुकी है। तो हमने क्या देखा है सेक्शन 27 में, तो सम्मन कब इशू करवाए जाते हैं, जब सूट जूली इंस्टीट्यूट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने टाइम फ्रेम देखा है कि कितने टाइम के बीच बीच इशू करवाया जाएगा। ठीक है, रिटन स्टेटमेंट डिफेंस तैयार करके लेके आएगा, वो ऑर्डर में भी बताया गया, 30 डेज सेक्शन में बताया गया है। ठीक है, ऑर्डर में 90 डेज बताया गया कि इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। और डिफेंडेंट को अपीयर होना पड़ेगा कोर्ट इन पर्सन थ्रू प्लीडर कैसे। इसके अलावा हमने कंटेंट्स देखे हैं समन के, कंटेंट्स ऑफ समन रूल 2 में 5 से लेके 8 तक, सर्विस ऑफ समन कैसे सर्व करवाए जा सकते हैं। ठीक है, किसको सर्व करवाए जाएंगे, डिफेंडेंट को। ठीक है, अगर डिफेंडेंट नहीं है तो उसके फैमिली मेम्बर को। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। कोर्ट करवाएगा, अगर कैसे करवाएगा रूल 9 में देखा है। प्लेंटिफ के द्वारा भी सर्विस करवाई जा सकती है, दस्ती समन अगर वो खुद एप्लीकेशन लगाता है तो एक्नॉलेजमेंट साइन की जाएगी, एंडोर्स करवाए जाएंगे विटनेसेस से। ठीक है, कि ये वही बंदा आइडेंटिफाई करवाया जाएगा जिसको सर्विंग ऑफिसर कंफर्म करेगा कि ये वो बंदा है कि जिसका नाम लिखा है, ठीक है, एड्रेस लिखा है, इसी को मैंने सर्व किए हैं। ठीक है, ताकि उसको बाद में ना कोई ब्लेम करे, ताकि एग्जामिनेशन में ये प्रूव हो पाए कि सर्विस प्रॉपर सही हुई थी। इसके अलावा हमने सब्सटीट्यूटेड सर्विस देखी है। ठीक है, अगर कोई भी मोड नहीं है अवेलेबल तो फिर सब्सटीट्यूटेड सर्विस एक कॉन्स्पिशियस प्लेस पे या कोर्ट हाउस में या उसके घर के बाहर क्या किया जा सकता है, पेस्ट किया जा सकता है, न्यूज़पेपर में निकलवाया जा सकता है। और स्पेशल केसेस देखे हैं हमने, अगर मान लो कोई समन फॉरेन कोर्ट ने इशू किया है, ठीक है, या फिर मान लो जहाँ पे सीपीसी अप्लाई नहीं करता, इंडियन कोर्ट ही है लेकिन सीपीसी अप्लाई नहीं करता उसके ऊपर, तो फिर कैसे समन सर्व करवाए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें देखी हैं। इसके अलावा हमने लेटर ऑफ समन देखा है। ठीक है, सेक्शन 30 कि अगर कोई हाई डिग्नेटरी है जिसके लिए हम समन को सही नहीं मानते तो उसके लिए एक लेटर ऑफ कंटेंट बना के भेजा जाएगा जिसको समन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने समन में देखी हैं। तो आई हो, मुझे नहीं लगता मैंने कुछ छोड़ा है इसमें, अगर कुछ भी चीज़ रहती है तो आप मुझे बता सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ठीक है, बाय। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।